हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रिक्शन भी लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप देखेंगे फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन एक ही चैप्टर के अंदर है, लेकिन हम लोग एंट्रेंस के पर्पज से सेपरेटली पढ़ते हैं इसको। अभी तक में हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन के वो पार्ट पढ़े हैं जिसमें फ्रिक्शन का डिस्कशन नहीं था। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रिक्शन। नाउ व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स acting between two bodies when one body slides or rolls or tends to do so on the surface of another body. That is, friction एक प्रकार का opposing force है जो दो बॉडी के बीच में लगता है। जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर में चलना चाहती है या फिर रोल करना चाहती है तो फ्रिक्शन का फोर्स उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक, आज हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन का डेफिनेशन, ठीक, फ्रिक्शन के टाइप्स और हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे। ठीक, तो देखिए फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट है। फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस। Contact surface opposes relative motion between two bodies when one body slides, rolls, or when one body slides, rolls, or tends to do so on the surface of another body। यानी कि फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट है जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल होगा और दो बॉडी के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। अब देखिए फ्रिक्शन, ये तो बात समझ में आई कि फ्रिक्शन क्या होती है। अब ये किस तरह से रिलेटिव मोशन को अपोज करता है वो हमें पता चलेगा यहाँ पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने से। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखी हुई है इस तरह से, और सपोज करो आपने इस ब्लॉक पे ऐसा फोर्स लगाया F, ये अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है। अब होता क्या है, एक मिसकंसेप्शन होता है कि फ्रिक्शन अपोजेज मोशन। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है बच्चों? रिलेटिव मोशन को। क्योंकि आप देखोगे फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग चल पाते हैं, हमारे शूज में बम्प्स रहते हैं जिसके कारण हम चल पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लिख नहीं पाते यहाँ पे, समझ रहे हो? यानी क्या फ्रिक्शन हमेशा हानिकारक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, फ्रिक्शन हमारे लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। तो देखते हैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन। सोचो कि अगर ये बॉडी पे फोर्स ऐसा लगेगा, क्या ये बॉडी आगे जाएगी? अगर ये बॉडी आगे जाएगी और इन दोनों सरफेस के बीच में, यानी इस बॉडी के बॉटम सरफेस और इस टेबल के टॉप सरफेस के बीच में अगर सरफेस रफ है तो वहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। तो उस फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? हम लोग फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत ही एक बेसिक फंडा यूज करते हैं। हम पहले ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है। क्या एज्यूम कर लेते हैं? फ्रिक्शन नहीं है, और एक पॉइंट लगा देते हैं इस बॉडी के ऊपर, एक पॉइंट लगा देते हैं नीचे वाले सरफेस के ऊपर। सोचो अगर फ्रिक्शन नहीं है और आपने यहाँ पे फोर्स लगाया है इस बॉडी पे, तो फोर्स लगाने के कारण ये बॉडी आगे जाएगी। अगर ये बॉडी आगे जाएगी, क्या ये पॉइंट भी आगे जाएगा? यानी इस पॉइंट की तुलना में ये पॉइंट आगे जा रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? पीछे की डायरेक्शन में। और यही फ्रिक्शन इस वाले पॉइंट पे किधर लग रहा है? आगे की तरफ। ये हुआ फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना। और एग्जांपल्स देखो, सपोज करो कि हम लोग दो बॉडी ले लेते हैं, एक बॉडी यहाँ पर A और इसके ऊपर में एक और बॉडी ले लेते हैं B। सपोज करो हमने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। हमने किसके ऊपर फोर्स लगाया? नीचे वाले बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दिया। अब हम देखेंगे यहाँ भी फ्रिक्शन है, यहाँ भी फ्रिक्शन है, दोनों जगहों पर फ्रिक्शन है। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, सपोज करो जब आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, क्या ये बॉडी आगे जाएगी? जानी चाहिए।
हमारा तरीका क्या होता है फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने के लिए? सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है। क्या एज्यूम कर लेते हैं? फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। ये तो क्या था? हमारा ग्राउंड था या टेबल कह सकते हो आप। अगर हमने फोर्स लगाया और यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, क्या ये वाला पॉइंट आगे जाएगा? अगर ये वाला पॉइंट आगे जाएगा तो इस वाले पॉइंट पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। और इस वाले पॉइंट पर यही वाला फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की तरफ। मान लो ये F1 है, यानी दोनों में फ्रिक्शन का मान सेम होगा। ठीक, अब इनके बीच देखो क्या होगा। इस पे तो हम लोग कोई फोर्स नहीं लगा रहे, बी पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन अब जब हम इस पे फोर्स लगा रहे तो बी भी आगे जा रहा है। कैसे जा रहा है तो हम देखेंगे। यहाँ पर लगा देंगे एक पॉइंट, यहाँ पे लगा देंगे एक पॉइंट। आप सोचो अगर फ्रिक्शन नहीं होता और हम इस पे फोर्स लगाते तो ये ब्लॉक ए आगे निकल जाता और बी ब्लॉक यहीं पे नीचे गिर जाता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। लेकिन अगर ये आगे जा रहा है इस ब्लॉक के साथ, अर्थात यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। सोचो पहले इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्या सोच लो? दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है और हम इसको खींच रहे हैं तो ऑब्वियस है ये वाला पॉइंट आगे निकल जाएगा, ये यही रहेगा, बी ब्लॉक पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप इसको खींचोगे, ये नीचे गिर जाएगा। समझ गए? तो अगर फ्रिक्शन नहीं है इस वाले पॉइंट पे नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा पीछे। मान लो ये फ्रिक्शन कितना हो गया? F2। तो यही वाला फ्रिक्शन इस बी पे कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा। अब सोचो बी ब्लॉक आगे क्यों जा रहा है? बी ब्लॉक F2 के कारण जा रहा है, यानी फ्रिक्शन जो इनके बीच में लग रहा था वो बी को मोशन दे रहा है। तो क्या इससे ये प्रूफ हुआ कि फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन, इट डज नॉट अपोजेज मोशन। फ्रिक्शन मोशन देता भी है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ जा पाया। समझे? दूसरा, सपोज करो हम लोग एक ग्राउंड ले लिए, टेबल के ऊपर में एक ब्लॉक ले लिए और इस ब्लॉक की वेलोसिटी दे दी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड। अब बताओ ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? पीछे की तरफ करेगा। ये बहुत आसान था। अब इसी ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक ले लेते और उसको भी वेलोसिटी कुछ दे देते। ध्यान से देखो, एक ब्लॉक, इसके ऊपर में एक और ब्लॉक, सपोज ये ए है ये बी। ठीक, इसकी वेलोसिटी हम लोग ले लेते 10 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी ले लेते 5 मीटर पर सेकंड। क्या ले लिए? दोनों को मोशन इस बार देती है। इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। हमको बोला गया कि दोनों के बीच का फ्रिक्शन निकालो। दोनों के बीच का, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है, यहाँ पे निकालना है। कुछ नहीं करना है। आप देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए किधर जा रहा है? आगे। तो ए पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। और इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। आप मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो। सोचो, देखो यहाँ पर ए की वेलोसिटी ज़्यादा है या बी की? ए की वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब बी की तुलना में ए ज़्यादा आगे जाएगा। बी की तुलना में ए ज़्यादा आगे जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। इसका मतलब ए पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। मान लो इसका नाम F2 है। ठीक, तो यही फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा? F1, आगे की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। पहला तो यहाँ से ये समझ में आया, फ्रिक्शन अपोज करता है किसका? रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक, अर्थात फ्रिक्शन के कारण मोशन भी मिलता है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है ऐसा आप नहीं कह सकते। बात समझ में आई? इसका बेसिक कॉज क्या होता है? कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर कॉज कोई पूछता है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? रफनेस ऑफ द सरफेस। क्या है? रफनेस ऑफ द सरफेस, सतह का खुरदरापन फ्रिक्शन की वजह है। अब जैसे आप देखो कि मान लीजिए इस जगह पर हम लोग एक ब्लॉक ले लिया, ठीक, जमीन है ये, और इसके ऊपर में एक ब्लॉक ले लिया ऐसा। जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो इस ब्लॉक का जो बॉटम सरफेस है ऐसे तो हमको स्मूथ दिखाई देगा, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे ग्रुप्स बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? ग्रुप्स। और ग्रुप्स यहाँ पे भी बने रहते हैं और जमीन पे भी बने रहते हैं। ठीक, जमीन पे भी बने रहते हैं। तो ये ग्रुप्स आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? हिंज हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ये देखो असली में ऐसा होता है। ये हमारा ग्राउंड है ब्लैक वाला, और ब्लू वाला हमारा ब्लॉक है। ये ब्लॉक का बॉटम सरफेस और ये इसका बॉटम सरफेस है, टॉप सरफेस। तो दोनों क्या हुआ? आपस में फंस गए, ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप्स में ऐसे हिंज हो जाना, फंस जाना, जिसके कारण से कि अगर आप ठीक ठाक मात्रा में फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी मूव नहीं कर पाती है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन इसको क्या करता है? अपोज करता है। तो बेसिक रीजन यही रफनेस है सरफेस का, जिसके कारण से फ्रिक्शन लगता है। अब देखो फ्रिक्शन को कम भी कर सकते हैं। फ्रिक्शन को कम करने का तरीका क्या है? रिड्यूस कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन? बाय पॉलिशिंग या स्मूथिंग कह सकते हो।
स्मूथिंग करके आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, ठीक। इन सब तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, खास करके मशीन पार्ट्स में। मशीन पार्ट्स में जैसे गियर्स वगैरह होते हैं, तो गियर्स कैसे रहते हैं, फंसे रहते हैं एक दूसरे से, ठीक, ग्रुप के माध्यम से। तो उनको अगर ऑयलिंग और ग्रीजिंग करते रहोगे तो मशीन के पार्ट्स ज़्यादा घिसेंगे नहीं, यानी जल्दी खराब नहीं होंगे, उनसे वो बचेंगे। यानी वियर एंड टियर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयलिंग और ग्रीजिंग करते हैं। दीज आर द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। एक और बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट की बात है। जैसे अगर आपने कहीं पे ओवर स्मूथिंग कर दिया, बहुत ज़्यादा सरफेस को क्या किया, घिस दिया, पॉलिशिंग कर दिया, ओवर स्मूथिंग क्या करता है, फ्रिक्शन का मान बढ़ा देता है। इसका भी रीजन है। ओवर स्मूथिंग इंक्रीजेज फ्रिक्शन। ओवर स्मूथिंग क्या करता है बेटा, फ्रिक्शन को बढ़ा देता। आप बोलोगे सर कैसे, तो होता क्या है, जब आप बहुत ज्यादा सरफेस को स्मूथ करते हो ना, तो वहां पे फोर्स ऑफ कोहेजन और फोर्स ऑफ एडहेशन काम करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ससंजक और असंजक बल। ससंजक बल क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अट्रैक्शन का बल क्या कहलाता है, ससंजक बल। और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन का बल क्या कहलाता है, असंजक बल। तो ससंजक बल और असंजक बल का मान काफी बढ़ जाता है। इसीलिए बोलते हैं बहुत ज्यादा अगर आप स्मूथ कर दोगे तो फ्रिक्शन का मान बढ़ जाएगा, तो बॉडी ऐसे स्टक हो जाएगी, आगे ही नहीं बढ़ेगी। समझ गए। तो ये था फ्रिक्शन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए हम लोग को बेसिकली 4 प्रकार के फ्रिक्शन पढ़ने होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन और चौथा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हम लोग रोटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। इस समय हम लोगों को 3 ही फ्रिक्शन पे काम करना है, एक लिमिटिंग, एक स्टैटिक और तीसरा काइनेटिक। तो देखो तीनों को समझाता हूँ आपको। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, जब हम लोग बात करते हैं स्टैटिक की, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। स्टैटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, रुका हुआ। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन है जैसे कि मान लो कोई बॉडी है, यहाँ पे हमने यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉडी मूव नहीं करी, बॉडी मूव नहीं करी। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा स्थितिज घर्षण, यानी बॉडी अपनी स्थिति में बनी हुई है, ठीक। आपने 5 न्यूटन लगाया, बॉडी मूव नहीं करी, इसका मतलब फ्रिक्शन डेवलप हो गया है, कितने का, 5 न्यूटन का, जिसके कारण से बॉडी मूव नहीं करी। आपने फोर्स की वैल्यू को 6 कर दिया, फोर्स की वैल्यू को क्या कर दिया, 6। अब बॉडी फिर भी मूव नहीं करी, इसका मतलब फिर से फ्रिक्शन डेवलप हो गया इनके सरफेस के बीच, और वह फ्रिक्शन कितना है, 6 का। 8 न्यूटन का लगाया, फिर भी बॉडी मूव नहीं किया, इसका मतलब फ्रिक्शन कितने का डेवलप हो गया, 8 न्यूटन का। इसका अर्थ ये है स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन है कि जब आप बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो बॉडी मूव नहीं करती, और बॉडी अगर मूव नहीं करी उस सिचुएशन में जितना भी फ्रिक्शन का मान डेवलप हुआ उसी को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी अगर आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कितने का आ गया, 5 का। 6 का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कितने की आ गई, 6 की। 7 लगाया 7 की, 8 लगाया 8 की। दैट इज, ये वो फ्रिक्शन है जो सेल्फ एडजस्टिंग है, अपने आप को खुद को क्या करती है या एडजस्ट कर लेती है। यानी आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। समझ गए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग। यहां तक तो बात समझ में आ गई, ठीक। अब क्या होगा, क्या ये कभी मूव नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं होगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए और बॉडी अभी भी मूव नहीं किया, इसका मतलब 10 न्यूटन भी क्या हो गया, सेल्फ एडजस्टिंग। यानी 10 न्यूटन का फोर्स कौन सा हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने फोर्स तो लगाया 10 का, बॉडी मूव नहीं करी, इसका मतलब फ्रिक्शन कितने का डेवलप हो गया, 10 का। लेकिन जैसे ही आप 10 से 10.1 लगा देते हो या 11 लगा देते हो, चलो, या 10.1 लगा देते हो, एकदम कम फोर्स बढ़ाते हैं हम लोग, 10.1 कर देते हैं, तो बॉडी मूव कर गई। बॉडी क्या हो गई, मूव कर गई। इसका मतलब बॉडी कौन से मोशन में आ गई, ये मोशन में आ गई 10.1 लगाने से। यानी अब फ्रिक्शन तो अभी भी लगेगा, बट वो कौन सा होगा, मोशन वाला। और मोशन वाले फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। मोशन वाले फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देख क्या रहे हो तुम, आप 1 से भले शुरू कर लो, 1 से लेकर 10 न्यूटन तक का जितना भी फ्रिक्शन का फोर्स आएगा, ये सारे के सारे स्टैटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्टैटिक। इसमें इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है विच इज 10, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यह क्या कहलाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अर्थात जब हम लोग लिमिटिंग की बात करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो देखो हम लोग फोर्स तो लगा रहे, एक स्टेट ऐसी आ जाती है कि अभी लगता है कि बॉडी मूव कर जाएगी,
बट एक्चुअली बॉडी मूव नहीं करती है। दैट इज वी कैन से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की ही मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ गए? यानी एक लिमिट तक पहुंच गया, 10 तक पहुंच गया, 10 से आप जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो बॉडी इज अबाउट टू मूव और इट विल मूव। बट 10 पे क्या था, बॉडी जस्ट टेंडिंग टू मूव, क्या बॉडी मूव कर जाएगी, हमें ऐसा लगता है। जैसे हम लोग ट्रैक्टर वगैरह को धक्का देते थे तो क्या होता था, पहले ऊंचाई पे चढ़ाते थे फिर नीचे धकेलते थे ताकि स्टार्ट हो जाए सुबह को, तो क्या होता था, और सब लोग लगा के ताकत लगाते थे और बॉडी लगता था ट्रैक्टर ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक, और चढ़ भी जाता था। उस कंडीशन को बोलते हैं लिमिटिंग, ठीक, कि लगेगा कि जैसे तुम इसको तोड़ रहे हो, किसी चीज़ को तोड़ते तोड़ते लगता है ना अब टूट जाएगा, ठीक, एकदम लास्ट कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो लास्ट कंडीशन है स्टैटिक की, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन इससे जैसे ही फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे ना तो बॉडी मूव कर जाएगी, और जैसे बॉडी मूव कर गई तो उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन है ना। इसमें क्या कहेंगे, बॉडी मूव कर जाती है, बॉडी मूव्स। इसमें क्या बोलेंगे, बॉडी नॉट मूव। इसमें मूव करती नहीं है, मूव करने की स्थिति में आ जाती है बट मूव करती नहीं है। यहां भी बॉडी मूव नहीं करती है। अब हम लोग क्या करेंगे कि फ्रिक्शन के लॉज देखेंगे, फ्रिक्शन के लॉज देखेंगे, फिर कुछ सवाल करेंगे तो आपको और इसमें क्लियरिटी आएगी। क्योंकि देखो डेफिनेशन से क्लियरिटी नहीं आती है, क्लियरिटी आपको तभी आएगी जब आप प्रॉब्लम करेंगे उस पर। आइए देखते हैं हम लोग कि इसके लॉज क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन के। अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन तथा स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन में रिलेशन। जैसे एक ग्राफ आपको पहले सिखाता हूं मैं, देखो ध्यान से, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हम लोग क्या करते हैं, इस वाई एक्सिस पे फ्रिक्शन के फोर्स की वैल्यू को रख देते हैं, जिसको रखते हैं फ्रिक्शन को, और एक्स एक्सिस पर रख देते हैं अप्लाइड फोर्स, जिसको आप एफ बोल रहे थे। एफ क्या था, अप्लाइड फोर्स, है ना। और स्मॉल एफ क्या थी बेटा, फ्रिक्शन। स्मॉल एफ क्या था, फ्रिक्शन। शुरू में क्या बोले हम लोग, जो ब्लॉक लिए थे कि 5 न्यूटन लगा के चेक किए, बॉडी मूव नहीं करी, इसका मतलब फ्रिक्शन कितने का डेवलप हो गया, 5 का। 6 लगाए, बॉडी मूव नहीं करी, यानी 6 का डेवलप हो गया। 7 लगाए, 10 तक लगाते गए, तब तक बॉडी मूव नहीं करी थी। इसका मतलब जितना आप फोर्स लगा रहे थे उतना ही फ्रिक्शन का फोर्स डेवलप हो रहा था, दैट इज अप्लाइड फोर्स। और फ्रिक्शन का फोर्स क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ऐसा चला गया, यहां तक चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एकदम, अब देखो यहां से ना ये लिमिटिंग में जाने वाला है। अब और फोर्स हम लोग थोड़ा सा लगाते हैं, क्या करते हैं, और फोर्स लगाते हैं। और फोर्स लगाएंगे ना तो बॉडी क्या होगी कि मोशन करने के स्थिति में आ जाएगी, कि ऐसा लगेगा कि अब बॉडी मूव कर जाएगी बट करती नहीं है। ये वो स्थिति है। और इसके बाद क्या होता है कि बॉडी मूव कर जाती है, यानी ये ग्राफ ऐसे चली जाती है। ध्यान से देखते जाओ, यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन था वह था प्रोपोर्शनल रीजन। यहां से लेकर यहां तक का रीजन क्या था, प्रोपोर्शनल, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब जब यहां पे आए, इसको बोलेंगे फ्रिक्शन के फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, जिसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसको भी डिनोट एफएस से ही करते हैं, बट आप कह सकते हो दिस इज एफएस मैक्सिमम। क्योंकि आप देखो फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे, फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये और नीचे आए, क्योंकि अब बॉडी मूव कर गई। बॉडी मूव कर गई यानी फ्रिक्शन क्या हो गया, घट गया। फ्रिक्शन घट गया यानी ये जो यहां से आगे का फ्रिक्शन है ये कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है बच्चों, काइनेटिक। तो बॉडी मूव इसमें कर गई, और जब बॉडी मूव कर जाती है तो यूनिफॉर्म फ्रिक्शन लगता है। बात समझ में आ गई। अब देखो कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या है, बहुत बहुत बेसिक बातें हैं। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, सबसे पहली बात कि फ्रिक्शन का फोर्स डिपेंड करता है रफनेस ऑफ द सरफेस पर। किस बात पे डिपेंड करता है, रफनेस ऑफ द सरफेस पर। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन रफनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस के खुरदरेपन पे डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन का फोर्स कभी भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता।
समझो, फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको समझाता हूं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि जैसे मान के चलो ये किताब है, इस किताब को हम इस पे ऐसे भी चला सकते हैं, तो इसका इतना सारा एरिया क्या हो गया, इसके साथ कनेक्ट हो गया। अगर हम ऐसा ना कर इतना ही एरिया को कनेक्ट करें, टच में लाए, तो भी फ्रिक्शन उतना ही लगेगा। यानी इस बात पर निर्भर ही नहीं किया आप इस ब्लॉक का, इस बुक का कितना एरिया इस बोर्ड के साथ कॉन्टैक्ट में रखे हुए हो। तो फ्रिक्शन का फोर्स किस बात पे डिपेंड करेगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स एक ही चीज पर डिपेंड करता है, जिसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया की बल, नॉर्मल रिएक्शन। दैट इज हम ये कह सकते हैं फ्रिक्शन का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, नॉर्मल रिएक्शन के साथ। और प्रोपोर्शनल के निशान को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, म्यू इनटू एन। इस म्यू को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं हम लोग। म्यू को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब म्यू की वैल्यू डिपेंड करती है सरफेस कितना खुरदरा है, सरफेस कितना रफ है। मोर रफ मोर म्यू, लेस रफ लेस म्यू। बात समझ में आ गई। अब देखो अगर हम बात करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में उस फ्रिक्शन को देखो, लिमिटिंग मैं लिख देता हूं आपको अच्छे से, बराबर इसी को बोलते हैं एफ स्टैटिक, और इसी की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो म्यू इनटू नॉर्मल। तो म्यू कौन सा लिखोगे, चूंकि बॉडी मूव नहीं करती है तो चाहे लिमिटिंग बोलो चाहे स्टैटिक बोलो, लेकिन स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग बोल सकते हैं, लिमिटिंग को स्टैटिक बोल सकते हैं, स्टैटिक को लिमिटिंग नहीं बोल सकते। तो म्यू स्टैटिक, ठीक है, इनटू क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। ये आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला। यहीं से आपने देखा यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू के इनटू एन। जब आप क्वेश्चन करोगे ना, अगर आपको म्यू के दैट इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं गिवन होगा तो आप यही यूज करोगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर गिवन है तब ये यूज करेंगे। समझ गए, ऐसे सवाल हैं जो हम लोग लेने वाले हैं। अब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को अच्छे से समझने के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अच्छा एक और बात था, हम लोग बोले थे क्या, स्टैटिक, और इसको क्या बोले थे बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो स्टैटिक के केस में क्या होता है, या लिमिटिंग के केस में बॉडी मूव नहीं करती, और काइनेटिक के केस में बॉडी मूव कर जाती। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू एस का मान ज़्यादा है म्यू के से, क्योंकि इसमें बॉडी मूव नहीं करती है, यानी फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा होगा। इसमें बॉडी मूव कर जाती है, काइनेटिक में मोशन आ गया तो म्यू क्या हो गया, कम हो गया। आओ अब एक सवाल देखो, सवाल ले लेते हैं हम लोग। सपोज कर लो इस जगह पे 2 kg का एक ब्लॉक ले लेते हैं। कितने kg का, 2 kg का, और इसके कॉन्टैक्ट सरफेस पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट सपोज कर लो 0.5 है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है बेटा, 0.5। तुमसे हम कह रहे हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लग सकती है, हम क्या बोलेंगे, म्यू इनटू नॉर्मल। अब ये म्यू कौन सा है, ठीक, तो ये है म्यू एस। कई बार दिया हुआ रहेगा, कई बार नहीं भी दिया हुआ रहेगा। तो म्यू एस का मान कितना है, नॉर्मल का मान कितना है, ये हो गया आपका नॉर्मल, और नीचे क्या होता है बेटा, एम जी। एम जी कितना हो गया, 2 × 10 दैट इज 20। तो इसको क्या बोलोगे, 20 बोलोगे। इसको यहाँ से उड़ा दो, कितने का आ गया फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, 10 न्यूटन। अब हम लोगों को कहा गया एक टेबल बनाइए। टेबल में आपको ये लिखना है अप्लाइड फोर्स की वैल्यू गिवन रहेगी, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू गिवन रहेगी। आपको बताना है बॉडी मूव करती है नहीं करती, अगर करती है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है। लाइक देखो ऐसे बना, यहां पे हम लोग ले लेते हैं फोर्स कैपिटल एफ, मतलब इसमें क्या लेने वाले हम लोग, अप्लाइड फोर्स। फिर यहां देखेंगे बॉडी मूव करती है यस या नो, अगर करती है तो उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। बात समझ में आ गई, बस इतना काम करना है। और फ्रिक्शन का मान, सॉरी फ्रिक्शन का मान भी तो बताना है, फ्रिक्शन का मान बताओ, फिर बताना एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो आराम से बेसिक बेसिक बात समझो। इसी सवाल को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने एफ लिखा है, मैं लगा रहा हूं 5 न्यूटन का फोर्स। एक बात
यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहे हैं हम लोग? 5 न्यूटन का। 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, बॉडी मूव करेगी, यस और नो? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 10 का है। तो 5 लगाए, बॉडी मूव नहीं करी, फ्रिक्शन कितना डेवलप हुआ? 5 का या 10 का? 10 का हुआ, 5 का हुआ ना। फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है ये। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है बेटा? सेल्फ एडजस्टिंग। तो हाउ मच इट विल बी? इट विल बी 5। और इसका एक्सेलरेशन कितना? समझो, अब तुमको बोला 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी। फ्रिक्शन कितने का डेवलप हो गया? 8 का। एक्सेलरेशन कितना आया? 10 का लगाया, बॉडी मूव करेगी? अरे नहीं करेगी। ये एफ मैक्स है, यानी ये असली में क्या है? असली में क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक बॉडी मूव करती है क्या? नहीं करती है। तो कैसे मूव कराओगे? यहाँ पे फ्रिक्शन का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बॉडी मूव करी क्या? नहीं। एक्सेलरेशन मिलेगा क्या? 0 हो जाएगा। अब समझो, तुमको लगा दिया यहाँ पे 15 न्यूटन का फोर्स, तुम्हें कितना लगा दिया? 15 न्यूटन। तो फ्रिक्शन का मान कितना होगा? और बॉडी मूव करेगी, यस और नो? बॉडी मूव करेगी, फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा? 15? 10। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? ए इक्वल टू क्या लिख देंगे? ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय मास। तो कितना लिखोगे? 15 माइनस 10 बाय 2 kg, दैट इज 5/2। अब फोर्स की वैल्यू तुम बढ़ाते जाओ, मजे लेते रहो। ठीक। इसके बाद यहाँ पे तुमको म्यू एस दिया हुआ था। अगर मान लो तुमको साथ साथ यहाँ पे म्यू के भी दिया रहता और बोलता म्यू के 0.3 है, क्या बोलता? तो यहाँ पर फ्रिक्शन का मान 10 नहीं आता, तब फ्रिक्शन का मान क्या आता? एफ के। अभी कौन सा लिखे हम लोग? एफ लिमिटिंग वाला। यहाँ पर हम लोग तब क्या लिखते बेटा? केस बना देता हूँ, एफ के बराबर म्यू के इंटू नॉर्मल। और म्यू के कितना है? 0.3। और नॉर्मल कितना था? 20। उड़ा दो, कितने का आ गया? 6 न्यूटन का। तब एक्सेलरेशन ये नहीं होता, तब एक्सेलरेशन क्या होता? 15 माइनस 6/2 यानी 9/2 मीटर पर सेकंड। से बात समझ में आ गई? नहीं गिवन रहेगा तो लिमिटिंग वाला ही ले लेंगे, और जब गिवन रहेगा काइनेटिक, तो हम देखेंगे जब मोशन आया तो कौन सा फ्रिक्शन यूज करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट यूज करेंगे। क्लियर है? कल इस पे हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, और साथ साथ उस पर सवाल भी करेंगे। थैंक यू।